हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MAIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और CUT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कंफ्यूज है कि CUET का मतलब क्या होता है। तो CUT का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी BA BSc BCom करने वाले छात्र यह CUT का फॉर्म भरेंगे और इसमें भारत के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक ही प्रवेश फॉर्म से आप अपने हिसाब से, रैंक के हिसाब से उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का आप चयन करेंगे और सस्ते दरों पे आपका प्रवेश हो जाएगा और आपका एजुकेशन भी पूरा हो जाएगा। तो CUT का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी BA BCom BSc के लिए। और इसका लास्ट डेट 25 मार्च समझ करके चलिए, यानी 25 मार्च को लास्ट डेट हो जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका प्रवेश लिया जाएगा। आइए हम CUT से रिलेटेड विषय भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें MCQ 40 है, 50 प्रश्न आएंगे, 40 करने हैं और 45 आपको समय मिलेगा। यानी इसमें विषय में 50 प्रश्न पूछेगा, आपको 40 करने हैं और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। CUT विषय के अंतर्गत ये डोमेन है, और आर्ट्स डोमेन में जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, ऐसे बहुत सारे विषय जो है वो आर्ट डोमेन के अंतर्गत आता है। तो आइए हम चलते हैं CUT UG 2024 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए, क्योंकि भूगोल का अध्ययन करते हैं। और मेरा विश्वास है कि इसमें अगर आप एक ही वीडियो से नहीं काम चलेगा, आपको कम से कम 10 वीडियो इस विषय का देखना होगा और ब्रह्मास्त्र है, जान लीजिए कि इससे ऊपर आने की संभावना ही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। जियोग्राफी, यानी हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द के जनक हैं। जियोग्राफी, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जियोग्राफी के जनक, भूगोल के जनक जब पूछता है, भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, तो हम हिकेटियस को लगाते हैं। लेकिन जब पूछता है जियोग्राफी शब्द, यानी हम कह सकते हैं, यानी भूगोल शब्द के जनक, यहां पे बात देखिए, शब्द की बात आई है, यानी ये जो शब्द है वो किसने दिया था, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, किसने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर है आपका ए, इरेटोस्थेनीज। इसका उत्तर क्या है, इरेटोस्थेनीज। अगर हिंदी में लिख देता है कि भूगोल शब्द के जनक हैं, शब्द की बात आई है, शब्द, भूगोल शब्द के जनक और भूगोल के जनक में अंतर है। तो भूगोल शब्द के जनक कौन है, आपके इरेटोस्थेनीज हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरे तक चलते हैं कि भूगोल के पिता, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। देखिए मैं यहीं पे वो भी कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया हूं। भूगोल के पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है, हिकेटियस को। सही उत्तर आपका है हिकेटियस। प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं कि मानव भूगोल के पिता, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको इंटर की सिलेबस से ही आने हैं और उसी सिलेबस के अंतर्गत हमने प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया है। तो मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी के जनक कौन है, तो आप जान सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल जो है वह मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी कहे जाते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी। तो ऑप्शन आपका सी सही है। प्रश्न नंबर हम चौथे की तरफ चलते हैं। नियतिवाद, निश्चयवाद, वातावरणवाद और कहीं कहीं प्रकृतिवाद की भी बात आती है। डिटर्मिनिज्म, इसको अंग्रेजी में डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, के जनक है, जान लीजिए।
मानव भूगोल की बहुत सारी विचारधाराएं दी गई हैं, लेकिन जो प्रमुख विचारधाराओं की बात आती है वो तीन विचारधाराएं आती, तीन मानव भूगोल की तीन प्रमुख विचारधाराएं तो बहुत है, लेकिन जो प्रमुख विचारधाराओं की बात आती है तो तीन, जिसमें से पहला विचारधारा नियतिवाद, निश्चयवाद, वातावरणवाद या डिटर्मिनिज्म, यानी इस जो वाद के जनक कौन से हैं तो आपके हैं फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल यह इसके जनक हैं और इनको मानव भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पूछता मानव भूगोल के जनक और भूगोल के जनक दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं और इसके भी जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पे, संभववाद। ये दूसरी प्रमुख विचारधारा है जो वॉल्जविलम है के जनक हैं संभववाद। तो इसके जनक हैं पाल बिडाल डीला ब्लास, जिसका सही उत्तर आपका बी है, पाल बिडाल डीला ब्लास। सही उत्तर पाल बिडाल डीला। संभववाद, असंभव शब्द मूर्खों के कोश में होता है। संभव, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। इस विचारधारा के जनक संभववाद पाल बिडाल डीला ब्लास हैं। नेक्स्ट 6वें नंबर पे चलते हैं, नवनिश्चयवाद, रुको अथवा जाओ, न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो भी लिखता है। कभी कभी हिंदी में स्टॉप एंड गो का मतलब है रुको और जाओ, विचारधारा के जनक हैं। तो यह है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन आपका डी सही है। ग्रिफिथ टेलर दोनों विचारधाराओं की बात रखते हुए एक तीसरी विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम नवनिश्चयवाद, रुको और जाओ या न्यू डिटर्मिनिज्म या हम कह सकते हैं स्टॉप एंड गो। 4 नामों से इसको जाना जाता है जिसके जनक है ग्रिफिथ टेलर। तो ये आप जब तीनों प्रमुख विचारधाराएं हो गई। संभववाद शब्द के जनक हैं। जिस तरह से भूगोल शब्द के जनक की बात की गई है उसी तरह से यहां पे संभववाद शब्द संभववाद के जनक और संभववाद शब्द के जनक दोनों डिफरेंस है। संभववाद के जनक आपने देखा पाल बिडाल डीला ब्लास और यहां पे देखते हैं संभववाद शब्द, यानी संभववाद शब्द किसने दिया था तो लुसियन फेवरे। कौन है? लुसियन फेवरे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी सही है। यानी हम कह सकते हैं संभववाद शब्द के जनक कौन है? लुसियन फेवरे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जिससे कि मुझे और ऊर्जा मिल सके। पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए और शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून की बचत करती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर, हम 8वें नंबर पे चलते हैं। जेस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की थी। जेस पीरियड इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन नामक, यानी यह है आपका, यह समझिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपको बता दें कि हिकेटियस ने की थी और हिकेटियस को भूगोल के जनक के रूप में भी जाना जाता है, हिकेटियस। तो जेस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नेक्स्ट चलते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसकी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फ्रेडरिक रेटजल। बहुत योगदान है फ्रेडरिक रेटजल मानव भूगोल के जनक और नियतिवाद निश्चयवाद के जनक और एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के भी लेखक हैं फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट, कुमारी एलेन सेम्पुल किसकी शिष्या थी? कुमारी एलेन सेम्पुल किसकी शिष्या थी? तो यह भी उत्तर आपका सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल की यह शिष्या थी। प्रश्न नंबर 11वें पे, फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता थे? बहुत सरल है लेकिन पूछ देता तो वहीं हम कंफ्यूज रहेंगे। यानी फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता है? तो ऑप्शन बी सही है आपके, जर्मनी के। कहां के हैं? जर्मनी के हैं। नेक्स्ट, पाल बिडाल डीला ब्लास
किस देश के भूगोलवेत्ता थे? पाल विडाल डी ला ब्लास जो संभववाद के जनक कहे जाते हैं, वह किस देश के वह विद्वान थे? तो ऑप्शन ए सही है आपका, फ्रांस के थे। पाल विडाल डी ला ब्लास कहां के थे? फ्रांस के थे। ग्रिफिथ टेलर किस देश के भूगोलवेत्ता थे? ग्रिफिथ टेलर जो नव निश्चयवाद, न्यू डिटरमिनिज्म, रुको अथवा जाओ, स्टॉप एंड गो के जनक माने जाते हैं, वो किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। मानव भूगोल का मानव प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है? हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हमने यह प्रकृति बना दिया और यहां पे बना दिया आपका मानव, तो कहा गया है मानव प्रकृति का दास है। यानी ये जो है ये क्या है? ये प्रकृति है, ठीक है, और ये कौन है? दास। यानी क्या है? प्रकृति का दास। यानी मानव किसका दास है? प्रकृति का दास है। तो मानव का स्वामी कौन होगा? प्रकृति होगा। पूछ दिया कि प्रकृति मानव का स्वामी है, वो किस विचारधारा से संबंधित है, लेकिन यहां पूछा है क्या है? पूछा है कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है तो स्वामी कौन हुआ? तो प्रकृति हुआ। ये दोनों क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटर लेवल के प्रश्न है इसलिए पूछा जा सकता है। बहुत हाई लेवल का ये प्रश्न नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यह जो प्रकृतिवाद की बात हमने जो फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा नियतिवाद, निश्चयवाद की कल्पना की थी, तो ऑप्शन आपका बी सही है, आपका नियतिवाद। नियतिवाद में प्रकृतिवाद की बात की गई है, यानी प्रकृति पे विजय प्राप्त करना मतलब प्रकृति को छेड़छाड़ करने के बराबर है। इसलिए प्रकृति जो कर रही है उसे स्वीकार करिए, नहीं तो अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, इसलिए वो माफ नहीं करेगा। इस विचारधारा के फ्रेडरिक रेटजल थे, जिसे हम कह सकते हैं मानव प्रकृति का दास है, किस विचारधारा से संबंधित है? तो नियतिवाद, निश्चयवाद, या हम कह सकते हैं डिटरमिनिज्म। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति मानव का दास है किस विचारधारा का? ये हम कह सकते हैं जो ये प्रकृति है और ये जो मानव है, हम कह सकते हैं प्रकृति मानव का दास है। यानी ये मानव का क्या है? प्रकृति दास है और मानव क्या हो गया? स्वामी हो गया। यानी प्रकृति से बड़ा कौन हो गया? स्वामी हो गया। पाल विडाल डी ला ब्लास ने बताया कि प्रकृति मनुष्य को रास्ता नहीं देती है, मनुष्य को स्वयं रास्ता बनाना पड़ता है। तो यानी इसके ऊपर हमको कब्जा करना है, तो हम जिसके ऊपर कब्जा करेंगे तो मेरा दास ही ना हुआ और मैं उसका स्वामी, मैं उसका राजा हुआ। तो प्रकृति मानव का दास है, यह मानव का क्या है? दास है। तो मानव क्या हुआ? स्वामी हुआ। तो इस विचारधारा क्या कर रहा है? संभववाद। क्या होता है? संभववाद। यानी प्रकृति मानव का दास है, किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह है संभववाद से संबंधित है। 16वें नंबर पे चलते हैं हम, रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो किस विचारधारा से संबंधित? मैंने बताया था कि नव निश्चयवाद, रुको अथवा जाओ, स्टॉप एंड गो एक ही सब चीज है। तो रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? तो नव निश्चयवाद, जिसको इंग्लिश में न्यू डिटरमिनिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये विचारधाराओं को दिया गया था। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसकी विचारधारा है? तो ऑप्शन डी सही है, कुमारी एलेन सेम्पुल। कुमारी एलेन सेम्पुल, यह विचारधाराएं इनकी है। नेक्स्ट चलते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है, यह किसकी विचारधारा है? तो यह ऑप्शन डी सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल। किसकी विचारधारा है? फ्रेडरिक रेटजल। तो ऑप्शन सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट,
भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था? बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न है। हम नहीं प्रश्न का अध्ययन करेंगे तो संभव नहीं है आपको सीयूटी क्वालिफाई करना। ये इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि भारत में विदेशों से भी फार्म इसमें पढ़ते हैं। अच्छे यूनिवर्सिटी और एडमिशन कहीं कराना है और कसबतुआ कौन विश्वविद्यालय में तो हो ही जाए, लेकिन अगर अच्छा विश्वविद्यालय में एडमिशन अगर चाहते हैं आप लोग तो समझिए आपको पढ़ना पड़ेगा। किसने सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था? तो वेरेनियस ने यह क्या किए थे? सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किए थे वेरेनियस। इसका ध्यान रखिएगा। 19 नंबर। 20वें नंबर, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यानी भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह किसकी परिभाषा? तो टालमी की है। ऑप्शन ए सही है, टालमी। ऑप्शन ए सही है आपका, टालमी। नेक्स्ट चलते हैं। भूगोल मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भूगोल की मात्रात्मक क्रांति जिसमें कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग शुरू हुआ था तो 1950। ऑप्शन ए सही है, 1950 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई थी। आंकड़ों का प्रकाशन। ब्रिटेन का भूमि उपयोग हेतु किस भूगोलवेत्ता के नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण किया गया? यानी ब्रिटेन का जो भूमि उपयोग हेतु यानी किस भूगोलवेत्ता के द्वारा उसका सर्वेक्षण किया गया था? तो ऑप्शन सी सही है, डेडले स्टाम्प के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। 23 नंबर पे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक्स भी कर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमसन एवं नोटेस्टिन ने। थॉमसन एवं नोटेस्टिन ने। अगर और अच्छे से देखना तो इस पे पूरी वीडियो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का। तो थॉमसन एवं नोटेस्टिन ने किया था। भूगोल के भू विज्ञान शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन करना संभव नहीं है? भूगोल के भू विज्ञान शाखा के अंतर्गत। इसमें सब किया जाता है, लेकिन भू विज्ञान शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन करना संभव नहीं है? तो आपका सी सही है, जल स्रोतों को ज्ञात करना। यह ऑप्शन सही है। यह संभव नहीं है। जल की स्थिति की जानकारी, भूगोल के जल में विद्यमान रासायनिक संरचना भी इसी में आता है, आर्सेनिक की मात्रा का अध्ययन करना भी इसी में आता है, लेकिन जल स्रोतों को ज्ञात करना यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? यानी एशिया महाद्वीप में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? आप जान सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से देखिए या क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से देखिएगा तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम और आप रहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि 60.5% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से और जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से। तो एशिया महाद्वीप में 60.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसे ओशिनिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी ये ऑस्ट्रेलिया न दे करके ओशिनिया दे दे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है और बड़ा देश होने के नाते उसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का समापन इस तरह से हुआ। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और दूसरा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा महाद्वीप की हमने बात किया था तो वो हो गया क्या? एशिया महाद्वीप। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से
एशिया सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो इसमें पूछ रहा है, अरे सॉरी, विश्व की द्वितीय पूछ रहा, सॉरी, सही है अफ्रीका महाद्वीप। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, एशिया। और तीसरे नंबर पे है यूरोप। जनसंख्या, एरिया बाई और क्षेत्रफल बाई, हमने एक वीडियो आपको दिया, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक डाल देंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या वृद्धि के घटक में शामिल नहीं किया गया है? जनसंख्या वृद्धि के घटक में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर दोनों जनसंख्या वृद्धि के कारक में शामिल होता है। और प्रवास, प्रवास का मतलब एक स्थान से किसी कारणवश दूसरे स्थान पे जाकर के बस जाते हैं, इसके भी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। जो नगरीकरण है ये जनसंख्या वृद्धि के कारक में उसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है इस उत्तर के हिसाब से। नेक्स्ट, पूर्वी एशियाई देशों में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का मुख्य कारण क्या है? जिस एरिया में हम लोग होते हैं, पूर्वी एशिया महाद्वीप में अधिकतम जनसंख्या होने का क्या कारण हो सकता है? तो स्वाभाविक है कि यहां पे तीव्र औद्योगिक विकास, अधिक प्रवास, आदर्श जलवायु, ये सब तो कारक है, लेकिन इसमें बेस्ट कारक की जो बात की जा रही है, आदर्श जलवायु। आदर्श जलवायु, अगर भाई जो भी सब हो लेकिन आदर्श जलवायु, रहने योग्य अगर जलवायु नहीं है तो फिर वहां नहीं रहता है आदमी। आदर्श जलवायु जहां पे अच्छी है वहीं पे जनसंख्या अधिक है। तो इसमें पूछ रहा पूर्वी एशिया देशों में जनसंख्या घनत्व होने का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन डी सही है, आदर्श जलवायु। आदर्श जलवायु। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है? सबसे अधिक जनसंख्या की बात नहीं करते हैं, यानी जनसंख्या बढ़ने का जो क्रम है वो किस? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि का जो दर है, जो प्रतिशत है, वो अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा ज्यादा है। तो ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल यानी पूछ रहा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी इसमें कौन सघन है ये बताना है, यानी सबसे घना बसा हुआ कौन क्षेत्र है ये बताना। यहां पे देखिए लोग कंफ्यूज है, किसी भी प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशिया। ये क्या है? विरल जनसंख्या वाला नहीं है, ये सघन वाला। तो पूछ तो ही रहा है कि विरल वाला नहीं है, कर सघन बताइए, क्योंकि जो अटाकामा है वो भी विरल जनसंख्या वाला है क्षेत्र। भूमध्य रेखीय जलवायु वो भी विरल जनसंख्या वाला है। ध्रुवीय प्रदेश, यानी इन तीनों जगह पे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादा पाया जाता। तो पूछ रहा है ये प्रश्न कई जगह कई तरह से घुमा घुमा आपसे पूछेगा जो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। विश्व के अधिकांश विकासशील देश जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में है? यानी विकासशील का मतलब वो विकास कर रहा है, यानी वहां पे स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं बढ़ रही है। ठीक है, वहां पे तो बढ़ रही, तो स्वाभाविक है कि जहां पे स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा बढ़ेगा तो मृत्यु दर भी बढ़ेगा। तो मृत्यु दर बढ़ेगा तो जो बच्चा जन्म लेगा वो बचेगा तो संख्या तो बढ़ेगी। तो क्या कह सकते हैं, यह द्वितीय अवस्था, ऑप्शन बी सही है। द्वितीय अवस्था आपने देखा होगा कि ये आपका डायग्राम बनता है आपका, तो ये जो है आपकी मृत्यु दर की लाइन होती है, ये जन्म दर की लाइन होती है। तो ये हो जाता है प्रथम अवस्था, जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? समान होती है। ये हो जाता है सेकेंड अवस्था, ये हो जाता है आपका थर्ड अवस्था। तो सेकेंड अवस्था
जब बहुत ज्यादा जब व्यक्ति जब बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है, जैसे जापान को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, वो तीसरी स्थिति में आ जाता है, हम दूसरे में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे जो गरीब राष्ट्र जहां पे स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो इसमें जो मरते हैं, जो जन्म लेते हैं वो मर जाते हैं दवाओं के अभाव में। मतलब जो जंगली एरिया में रहते हैं, समझिए कि जहां पे सुविधाएं नहीं है, वो प्रथम अवस्था में आते हैं। कभी हम भी हुआ करते थे, मतलब अपना देश भी हुआ करता था। अब हम आ गए 33 नंबर पे। वर्तमान समय में पूरे विश्व की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर रिकॉर्ड किया गया है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व का, यानी एक साल में जनसंख्या की वृद्धि क्या है पूरे विश्व का, मतलब मिला करके, कि आज अगर मान लीजिए 8 अरब जनसंख्या है तो कितनी वृद्धि हो रही है हर साल। तो जैसे मान लीजिए यहां पे ऑप्शन ए बी सही है कि 1.18 से लेकर 1.14 तक, इसकी ये दोनों के बीच का एक रेशियो है जो एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से हम बता रहे हैं। ये जनसंख्या वृद्धि वार्षिक मतलब रिकॉर्ड किया गया है। 33 नंबर पे हम चलते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है? यानी संक्रमण सिद्धांत के हिसाब से उसमें विस्फोटक स्थिति क्या होती है, जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। अभी आपको मैंने बताया बड़ा पेट कहां था, तो द्वितीय अवस्था का था ना, तो द्वितीय अवस्था को हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। इसलिए यह ऑप्शन बी सही उत्तर आपका है। किस विद्वान का मानना था कि महामारी, प्राकृतिक आपदा, अकाल तथा युद्ध से जनसंख्या निर्तीत होती है? यानी किस विद्वान का मानना था कि अकाल से, महामारी से, युद्ध से, बीमारी से देश की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या नियंत्रित होती है? तो माल्थस एक बड़े अच्छे विचारक थे, इन्होंने जब अपना विचार दिया था तो पूरे विश्व में एक समझिए कि एक तहलका मच गया था, अरे भाई ये क्या है। इन्होंने कहा जो खाद्यान्न सामग्री है वह गणितीय अनुपात में बढ़ता है। किस अनुपात में बढ़ता है ये भी पूछ दिया तो क्या करेंगे आप? गणितीय अनुपात में बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी खाद्यान्न सामग्री तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या की बात करते हैं वह है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जनसंख्या, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर मानव अपना कृत्रिम प्रयोग नहीं किया उस जनसंख्या को रोकने के लिए, तो नैसर्गिक प्रतिबंध नहीं लगाया, तो प्राकृतिक प्रतिबंध लगना आवश्यक है। प्रकृति स्वयं लगाती है, इसलिए माल्थुसियन चक्र का इन्होंने निर्माण किया था। तो माल्थुसियन चक्र माल्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर हम 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? फिर वही बात आगे घुमा फिरा कर आ रही है, मतलब ये प्रश्न कई तरह से आ रहा है। तो पूर्वी एशिया इसमें क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि उपयुक्त जलवायु मानव निवास के लिए यहां पे पाया जाता है। जो समतल जमीन पाया जाता, धरातल पाया जाता है, यहां पे जलवायु के साथ टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें यहां पे उपलब्ध है, इसलिए यहां पे जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। किस अफ्रीकी देश में जन्म वृद्धि दर सबसे अधिक है? यानी जन्म वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का सर्वाधिक है? तो सोमालिया का नाम सुने होंगे, समुद्री लुटेरे का नाम सुने होंगे, सोमालिया। तो सोमालिया यहां पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। समझ जाइए कि निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश का है। किसका देश है? बांग्लादेश है। भारत में अगर बात करें तो बिहार का यानी बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं लोग बिहार के, यानी
भारत में अगर पूछता है जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है, तो बिहार का, और सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का है, तो ये आपका बांग्लादेश है। 39 मानव जनसंख्या को प्रारंभ के 1 करोड़ होने में कुल कितना, यानी भाई पृथ्वी पे जब से मानव का निवास प्रारंभ हुआ है तब से लेकर 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितना साल लगा है, इसका बहुत अच्छा वीडियो है हमारा, देखेंगे तो उसका भी बॉक्स में डाल देंगे हम लिंक। कुल कितने वर्ष लगे थे, तो 10 लाख। अरे बाप रे बाप, 10 लाख वर्ष में मात्र जनसंख्या 1 करोड़ हुआ। कितना समय लगा था 1 करोड़ जनसंख्या, 1 करोड़ जनसंख्या तो समझिए एक मंडल का हो गया आज। अब पूरे पृथ्वी की जनसंख्या होने में आपको 10 लाख वर्ष लग गया था। 1 करोड़, 1 करोड़ पूरा देश मिल करके 1 करोड़ जनसंख्या करने में 10 लाख समय लगा दिया, लेकिन आज 908 और 900 करोड़ जनसंख्या इस पृथ्वी पे हो गया है बड़े ही कम समय में। तो आइए ऑप्शन आपका डी सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चक्र सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन चक्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चक्र को सामान्यतः जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो नोटेस्टीन की हमने बात की थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अगर आप देखते हैं पूरी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है हमको में, और नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा, और इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, एजुकेशन का सारे वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।